गुड मॉर्निंग। विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए 11th क्लास में अपना जो टॉपिक अपना चल रहा था, टेस्ट में जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए थे, मैंने बताया भाई ये जो टॉपिक्स आपको टेस्ट में बताए गए हैं अपन उनको एक बार और देख लेंगे। 2 टॉपिक्स आपको जो टेस्ट में दिए गए हैं उनको बता दिया गया था, समझा दिया गया था। जैसे कल का वीडियो आपने देखा चक्रवात प्रतिचक्रवात के बारे में, उससे पहले वायुदाब के बारे में, दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, टेस्ट वाले सिलेबस में। तीसरा जो टॉपिक है टेस्ट के सिलेबस में वो है वायुमंडल में जल। आज अपन वायुमंडल में जल इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं जो कि टेस्ट के लिए आपको दिया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए हमारे वायुमंडल में जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो जल है वह कितनी अवस्थाओं में रहता है? 3 अवस्थाओं। मुख्यतः जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप तो कौन सा हो गया? बर्फ का हो गया, हिम का हो गया। द्रव रूप सामान्य जल की स्थिति, और गैस हो गया वाष्पीकरण या वाष्प की स्थिति। देखिए मुख्यतः प्रश्न ये है कि वायुमंडल के अंतर्गत ये जल की जो स्थिति है वो कैसे बनती है। देखिए मुख्यतः हमारे वायुमंडल के अंतर्गत जो आर्द्रता है, आर्द्रता के बारे में आगे अपन देखेंगे। वायुमंडल में जो आर्द्रता है, यह आर्द्रता क्यों है? एक तो जो वाष्पीकरण का कार्य होता है विभिन्न प्रकार के जलाशयों से, उस वाष्पीकरण के कारण से, और एक किसके कारण से? वाष्पोत्सर्जन के कारण से। हमारे वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो मुख्यतः जलाशयों के जल राशि के वाष्पीकरण से और वाष्पोत्सर्जन से। प्रश्न यहां पर यह है कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहें? हमारे धरातल पर विद्यमान जल राशि का सूर्य के प्रकाश या सूर्य के विकिरणों के द्वारा गर्म होकर वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाना, वो कहलाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहोगे? हमारे धरातल पर विद्यमान जो जल राशि है, उस जल राशि का सूर्य के विकिरण या प्रकाश या सूर्य की किरणों के माध्यम से गर्म होकर वाष्प रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। एक है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पेड़ पौधे जो जल प्राप्त करते हैं, उस जल प्राप्त किए हुए जल को तने के माध्यम से पत्तियों में या पत्तियों के माध्यम में जल को वायुमंडल में निर्मुक्त कर देना। पेड़ पौधे में जो जल दिया जाता है उस जल को तने के माध्यम से पत्तियों तक वो जल पहुंचता है और पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में निर्मुक्त होता है, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। ये 2 प्रकार की क्रिया है। देखिए मुख्यतः हमारे वायुमंडल के अंतर्गत महासागरों के अंतर्गत विद्यमान जो जल राशि है या हमारे महाद्वीपों पर जो विद्यमान जो जल राशि है, इस जल राशि का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। आदान प्रदान या तो किस माध्यम से? वाष्पीकरण के माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, संघनन के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से। जो जल विद्यमान है, चाहे वो महासागरों का हो चाहे वो महाद्वीपों पर विद्यमान हो, उस जल का आदान प्रदान होता है। कैसे? मैंने आपको एक बार जल चक्र बताया था, ध्यान में होगा। देखिए वो ही जल केवल क्या करता रहता है? घूमता रहता है, चलता रहता है। कैसे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए। जैसे ये हमारे धरातल पर विद्यमान महासागरीय जल राशि है, सूर्य की किरणें
सूर्य की विकिरणें इस महासागरीय जल राशि पर पड़ी, यह जल राशि गर्म हुई, गर्म होकर के इसका क्या बना, इसकी बनी वाष्प, वाष्पमंडल के वायुमंडल में गई, वायुमंडल में जाकर के इनका संघनन हुआ, संघनन से किसके निर्माण हो गया, बादल का। बादलों से क्या हुई, वर्षा हमारे धरातल पर, वर्षा का जल हमारे धरातल पर आया, धरातल पर विद्यमान छोटी नदियां, बड़ी नदियां, नाले, इनके माध्यम से अंत में जाकर के कहां गिरता है, महासागरों में। वर्षा जल धरातल पर आया, धरातल पर जल का जो प्रवाह हुआ, प्रवाह होकर कहां गया, महासागर में। कहां से गया था जल वाष्प बन करके, महासागर से, और वापस कहां पर आ गया, महासागर में। ये क्या कहलाता है, ये जल चक्र की स्थिति है। मुख्यतः देखिए, मौसम की कोई भी परिघटना हो, मौसम की प्रत्येक परिघटना के अंतर्गत आर्द्रता एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आर्द्रता देखो दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष आर्द्रता और एक सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। देखो आर्द्रता है क्या, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। आर्द्रता किसे कहा जाता है, आर्द्रता की परिभाषा क्या है, वायु में विद्यमान किसकी मात्रा, जलवाष्प की मात्रा। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता किसे कहोगे, आर्द्रता की परिभाषा क्या है, प्रश्न पूछ सकता है। तो आर्द्रता क्या है, वायु में विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा या वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की जो मात्रा होती है, उस जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता। कितने प्रकार की होती है आर्द्रता, दो प्रकार की। दो प्रकार कौन कौन से हो गए आर्द्रता के, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आर्द्रता किसे कहते हैं, आर्द्रता के दो प्रकार। एक तो आर्द्रता होती है कौन सी, निरपेक्ष आर्द्रता, एक होती है सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता कितने प्रकार की, दो प्रकार की। निरपेक्ष आर्द्रता क्या, हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है, उस जलवाष्प की वास्तविक मात्रा। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है, इस जलवाष्प की वास्तविक मात्रा क्या कहलाएगी, निरपेक्ष आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तो आर्द्रता। आर्द्रता कितने प्रकार की, दो प्रकार की। दो प्रकार में पहला प्रकार कौन सा, निरपेक्ष आर्द्रता। किसे कहेंगे, हमारे वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा है, उसे मुख्यतः निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। और सापेक्ष आर्द्रता, हमारे वायुमंडल में विद्यमान जो आर्द्रता है, इस आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता, और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता। आ रहा है समझ में, ये मुख्यतः आर्द्रता की स्थिति हो गई। आ रहा है समझ में। अब इस रूप में आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, ये स्थिति हमारी हो गई। आगे अपन जो बिंदु है वो बिंदु देखते हैं। मैंने बताया आपको एक जल चक्र चलता है, उस जल चक्र में महासागरीय जल सूर्य के तापमान से गर्म होकर के वाष्प रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में एकत्रण संघनन होता है। संघनन के बाद में बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद में वर्षा होती है, वर्षा का जल हमारे धरातल पर आता है और प्रवाहित होकर के वापस कहां चला गया, महासागर में। अब प्रश्न यहां पर यह है कि जो ये बादल हैं, ये बादल होते क्या हैं, बादल कहें किसे, बादलों से अभिप्राय क्या है।
देखिए मुख्यतः बादल क्या है, देखिए कोहरे की तुलना में, बादलों को समझे, बादल किसे कहते हैं, कोहरे की तुलना में। कोहरा जानते हो, शीतकाल में आपने देखा होगा सुबह के समय लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास वायुमंडल में जो दृश्यता होती है वो कम होती है। दृश्यता का मतलब होता है कि हमें यहां से दूसरी सामने वाली वस्तुओं को धुंधली दिखाई देती है। धुंध, ओस पड़ रही है, पर कहते हैं आज तो कोहरा पड़ रहा है, ओस पड़ रही है, होता है ना। जब दो विपरीत वायु राशियां, ठंडी और गर्म वायु राशि जब आपस में मिलती हैं तब किसका निर्माण होता है, कोहरे का निर्माण होता है। कोहरा किसे कहोगे, जब दो विपरीत वायु राशि आपस में मिलती हैं तो कोहरा बनता है। आते हैं बिंदु पर, बादल क्या है, बादल क्या है। देखिए हमारे धरातल से, परिभाषा ध्यान दीजिएगा, बादल क्या है, हमारे धरातल से अधिक ऊंचाई पर छोटी बूंदों या बर्फ के कणों का, बर्फ के रवों का समूह है जो स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनता है, उसे बादल कहते हैं। फिर से देखो बादल की परिभाषा किसे कहेंगे, बादल कि हमारे धरातल से अधिक ऊंचाई पर, हमारे धरातल से अधिक ऊंचाई पर छोटी बूंदों या बर्फ के कण या रवों का समूह है जो स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनता है, उसे बादल कहा जाता है। मुख्यतः ऐसा जरूरी नहीं है भाई धरातल से अधिक ऊंचाई पर ही हो, धरातल से कम ऊंचाई पर भी मुख्यतः बादलों का निर्माण होता है। तो मुख्यतः ऊंचाई के आधार पर, विस्तार के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर बादल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। बादल कितने प्रकार के, 4 प्रकार होते हैं बादलों के। पक्षाव मेघ, कपासी मेघ, स्थली मेघ, वर्षा मेघ। कोई दिक्कत? बादल कितने प्रकार के, 4 प्रकार की। इस आधार पर उत्पत्ति, ऊंचाई, घनत्व, विस्तार, पारदर्शिता, इन सब के आधार पर बादल कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के बादल होते हैं। पक्षाव मेघ, कपासी मेघ, स्थली मेघ और वर्षा मेघ। कोई दिक्कत? देखते हैं सबसे पहले पक्षाव मेघ। देखिए मुख्यतः हमारे धरातल पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जिन मेघों का विस्तार पाया जाता है लगभग 8000 से 12000 मीटर ऊंचाई वाले होते हैं। तो धरातल से सबसे अधिक ऊंचाई पर जो बादल बने होते हैं, और मुख्यतः धरातल से देखने पर पक्षाव का मतलब होता है पक्षियों के पंखों के समान। और जो बादल हमारे को आकाश में देखने पर पक्षियों के पंखों के समान दिखाई देते हैं वो बादल, और जिनका रंग हमेशा कैसा होता है, सफेद रंग होता है, उसे क्या कहा जाता है, पक्षाव मेघ। हमारे आसमान के अंतर्गत कई बार इस प्रकार के से बादल बनते हैं सफेद आकार के। तो दिक्कत फिर से देख लो। सबसे पहला आता है पक्षाव मेघ। किसे कहेंगे, हमारे धरातल पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जिन मेघों का विस्तार पाया जाता है, ऊंचाई 8000 से 12000 मीटर, जो धरातल से देखने पर पक्षियों के पंखों के सदृश समान दिखाई देते हैं, और जिन बादलों का रंग कैसा होता है, सफेद रंग होता है, उन्हें कहा जाता है पक्षाव मेघ।
दूसरा आता है कपासी मेघ। कपासी मेघ किसे कहेंगे? देखिए मुख्यतः हमारे धरातल से जिन मेघों की ऊंचाई, जिन बादलों की ऊंचाई 4000 से 7000 मीटर ऊंची होती है, और कपासी का मतलब होता है जो हमें देखने पर किसके समान दिखाई देते हैं? रुई के समान दिखाई देते हैं जो बादल, ठीक है। और मुख्यतः चपटे आधार वाले होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए जो बादल होते हैं उन बादलों को कपासी मेघ कहा जाता है। कपासी मेघ किसे कहोगे? जिन बादलों की ऊंचाई हमारे धरातल से 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई हो, जो बादल रुई के समान दिखाई देते हो, जो छितरे हुए हो, इधर उधर बिखरे हुए हो, चपटे आधार वाले हो, ऐसे बादल कहलाएंगे कपासी बादल। तीसरा आता है स्तरीय मेघ। देखिए मुख्यतः स्तरीय मेघ का मतलब होता है परतदार बादल, जो कि हमारे आकाश में विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले हुए होते हैं। मुख्यतः उष्मा के हाथ से बनते हैं। हमारे वायुमंडल के अंतर्गत अलग अलग तापमान की जब हवा आपस में मिलती है उसके कारण से बनते हैं। उन बादलों को स्तरीय मेघ कहा जाता है। इसे कहेंगे जो बादल परतदार होते हैं, विस्तृत बादल जो होते हैं, विस्तृत भाग पर जो फैले हुए होते हैं, जिन बादलों का निर्माण अलग अलग तापमान की जो हवाएं हैं उनसे मिलने के कारण हुआ हो, या फिर ये कह सकते हैं कि मुख्यतः उष्मा के हाथ से जिन बादलों का निर्माण होता हो वो स्तरीय मेघ कहलाते हैं। एक आता है फिर अपना वर्षा मेघ, जो मुख्यतः कैसे होते हैं? काले और स्लेटी रंग के होते हैं। जो बादल काले और स्लेटी रंग के होते हैं उन बादलों को वर्षा मेघ कहा जाता है। मुख्यतः धरातल के सबसे समीप होते हैं। धरातल के सबसे समीप कौन से बादल होते हैं? वर्षा बादल होते हैं। मुख्यतः कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि देखने पर ऐसा लगता है कि ये जो बादल है वो हमारे धरातल को छू रहे हैं, यानी हमारे धरातल को छूते हुए प्रतीत होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो 4 प्रकार के बादल अपन देखे, उन बादलों के अंतर्गत जो वर्षा मेघ हैं, इन वर्षा मेघों के कारण से ही वर्षा की स्थिति है वो अच्छी बनती है। यहां तक कोई दिक्कत? सारा टेस्ट में आएगा, टॉपिक ठीक प्रकार समझते रहिए आप। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताइएगा। आगे पर देखते हैं कि वर्षा मेघ वो वर्षा लाते हैं। बादलों के बाद में अपन देखते हैं वर्षा के प्रकारों के बारे में। देखिए मुख्यतः उत्पत्ति के आधार पर जो वर्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा, नंबर 3 चक्रवाती वर्षा। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। इसे एक कौन सी वर्षा कह सकते हो आप? फ्रंटल वर्षा भी कह सकते हैं। ये किस आधार पर विवेचन है? उत्पत्ति के आधार पर विवेचन है। देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन
संवहनीय वर्षा के बारे में ठीक प्रकार समझिएगा। देखिए, मुख्यतः संवहनीय धाराओं के कारण से ऊपर उड़ती हुई वायु ठंडी होकर वर्षा करती है, उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। देखो, संवहनीय धाराओं के कारण से ऊपर उड़ती हुई वायु ठंडी होकर वर्षा करती है, उसे कौन सी वर्षा कहा जाता है? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा की परिभाषा क्या है? किसे कहेंगे संवहनीय वर्षा? कि संवहनीय धाराओं के कारण ऊपर उठती हुई वायु ठंडी होकर जब वर्षा करती है तो उस वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। मुख्यतः धरातल पर जो गर्म वायु होती है वो हल्की हो जाती है और संवहनिक धाराओं के कारण से ऊपर की ओर उठने लगती है। गर्म वायु है, गर्म वायु हल्की होती है। संवहनिक धाराएं जब धरातल पर आती हैं तो वो गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है, जिससे धीरे धीरे वो जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर पहुंचती है वैसे ही वो हवा फैलती है और ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान कम होने के कारण जो नीचे से गर्म वायु ऊपर की ओर गई थी वो क्या हो गई? ठंडी हो गई, जिसके कारण से कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बादल बनते हैं। संवहनीय वर्षा से मुख्यतः कौन से बादलों का निर्माण होता है? कपासी बादलों का निर्माण होता है। मुख्यतः अनुकूल दशाएं जिनको मिलती है तो मुख्यतः कई बार आपने देखा होगा बिजली कड़कने की आवाज, गरजने की आवाज, मूसलाधार वर्षा की जो स्थिति जो मुख्यतः संवहनीय वर्षा के कारण से होती है, ये संवहनीय वर्षा। दूसरी है पर्वतीय वर्षा। जब संतृप्त वायु, संतृप्त वायु का मतलब होता है जिसमें जलवाष्प की मात्रा बिल्कुल विद्यमान हो, जब संतृप्त वायु या संतृप्त हुई वायु राशि पर्वतीय ढाल से टकराती है, ये संतृप्त वायु है और ये पर्वतीय ढाल से टकराएगी। अब पर्वतीय ढाल से टकराएगी तो ये ऊपर की ओर जाने के लिए क्या हो गई? मजबूर है, नीचे की ओर नहीं आ सकती। संतृप्त वायु जब पर्वतीय ढाल से टकराएगी तो पर्वतीय ढाल से टकराकर ये ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है और इस कारण से वर्षा होती है। उसे कौन सी वर्षा कहा जाता है? पर्वतीय वर्षा। वर्षा होने का प्रधान कारण क्या रहा? पर्वत से टकराना, इसलिए इसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। इसे कहेंगे कि जब संतृप्त हुई वायु राशि पर्वत के ढाल से टकराती है, जब संतृप्त हुई वायु राशि पर्वतीय ढाल से टकराती है तो ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है, जिस कारण से वर्षा की स्थिति बनती है। उसे कौन सी वर्षा कहा जाता है? पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पर्वत के कारण से होती है। ठीक है, तो ये पर्वतीय वायु राशि या पर्वतीय वर्षा। एक है चक्रवातीय वर्षा के बारे में बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, जो वर्षा चक्रवातों के कारण से होती हो, जिस वर्षा का प्रमुख कारण चक्रवात हो उस वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। जब ठंडी और गर्म वायु राशि विपरीत दिशा से आकर मिलती हैं तो वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो पाती, जिससे असततता की स्थिति बनती है, वाताग्र बनता है और वाताग्र के कारण से वर्षा की स्थिति बनती है, वो चक्रवातीय वर्षा। आया समझ में? तो ये हो गया अपना आज का बिंदु, वायुमंडल में जल, जिसमें आपको बादलों के प्रकार, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, वर्षा के प्रकार, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये मुख्यतः आपके टेस्ट का तीसरा टॉपिक है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे ज्वार भाटा के बारे में। आज इतना ही, जितना टेस्ट में आपको बताया गया है, टेस्ट के सिलेबस जो 4 टॉपिक बताए गए हैं, लेकिन मैं भी तो इनको दोबारा आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक प्रकार आपको समझ में आए तो आप भी ठीक प्रकार से मुख्यतः तो टेस्ट के जो टॉपिक हैं उनको ठीक प्रकार से देखें। पिछली बार आपका जो पहला टेस्ट था उसमें परफॉर्मेंस ठीक सामान्य थी, लेकिन अब की बार क्योंकि दोबारा मैं वीडियो बना करके दोबारा आपके पास में टेस्ट के जो 4 टॉपिक है वो भेज रहा हूँ,
तो आप भी ठीक प्रकार से 3 टॉपिक आज अपने हो गए हैं, आप भी टेस्ट की ठीक प्रकार से तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद। शेष कर